नमस्कार। आप में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं ताकि आपकी तैयारी को और धार मिल सके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि मानवाधिकारों का ग्लोबल फाउंडेशन क्या है। फिर हम भारत के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारे संविधान में मानव अधिकारों की क्या जगह है, और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर फटाफट एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, भारत के इंस्टीट्यूशंस को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसकी नींव कैसे पड़ी। ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले 1948, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर को अपनाया गया। इसने, आप कह सकते हैं, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर आया 1991, जब पेरिस सिद्धांत आए। इन्होंने बताया कि देशों को अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने चाहिए। और फिर 2006 में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी बना, जो इन अधिकारों पर दुनिया भर में नजर रखता है। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा लग सकता है, पर यह बहुत बड़ा है, और इसमें भारत का एक बहुत अहम रोल था। यूडीएचआर के ओरिजिनल ड्राफ्ट में लिखा था ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, लेकिन भारतीय डेलीगेट हंसा मेहता ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने ही इसे ऑल मेन से ऑल ह्यूमन बीइंग्स करवाया। उनके इस एक कदम ने इस डिक्लेरेशन को सच में यूनिवर्सल बना दिया। ओके, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद अब आते हैं भारत पर और बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इसे संसद ने एक कानून बनाकर स्थापित किया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका जिक्र सीधे संविधान में नहीं है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। चलिए अब एनएचआरसी के स्ट्रक्चर को फटाफट देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं। और हाँ, चेयरपर्सन कौन बन सकता है? कोई रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज। इससे पता चलता है कि ये कितना हाई प्रोफाइल पोस्ट है। और इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों। अब बात करते हैं कार्यकाल की। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर्स का टर्म होता है 3 साल का या फिर 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक हाई पावर्ड कमिटी की रिकमेंडेशन पर। इस कमिटी में 6 लोग होते हैं। इसे हेड करते हैं प्रधानमंत्री, और इसमें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, होम मिनिस्टर और, ध्यान दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड कमेटी है। अब आते हैं एनएचआरसी की पावर्स पर, और यहीं एक बहुत बड़ा कैच है। एनएचआरसी किसी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जांच कर सकता है, लेकिन ये किसी को सजा नहीं दे सकता। इसके पास पनिशिंग पावर नहीं है। ये सिर्फ सरकार को रेकमेंडेशंस यानी सिफारिशें भेज सकता है। इसी लिमिटेशन की वजह से एनएचआरसी के ही एक फॉर्मर चेयरपर्सन जस्टिस एचएल दत्तू ने इसे एक दंतविहीन बाघ या ए टूथलेस टाइगर कहा था। मतलब एक बाघ तो है जो दहाड़ सकता है, लेकिन उसके पास काटने के लिए दांत नहीं है। इरादे हैं पर सीधी पावर नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई नेशनल कमीशन की बात। अब जरा स्टेट लेवल पे चलते हैं और समझते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस यानी एसएचआरसीज को। अब यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है जिस पर एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। एसएचआरसी के मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन उन्हें हटा कौन सकता है? गवर्नर नहीं, उन्हें हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एसएचआरसी। इसकी स्थापना 1996 में हुई और गठन 2002 में हुआ। हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में। अब देखिए, इसकी कॉम्पोजिशन एनएचआरसी से अलग है। इसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होते हैं। और चेयरपर्सन कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस या जज। तो सवाल ये उठता है कि इन कमीशंस को, इन मानवाधिकारों को लीगल बैकिंग कहां से मिलती है? तो इसका जवाब है हमारा संविधान। ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट है।
हमने शुरू में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की थी, उसके ज़्यादातर प्रिंसिपल्स आपको हमारे संविधान के आर्टिकल्स 12 से लेकर 51A तक में मिल जाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता ह्यूमन राइट्स को लेकर कितने सीरियस थे। और ये आर्टिकल्स 3 हिस्सों में बटे हैं। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, जिनके लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सरकार के लिए एक तरह से गाइडलाइंस है। और पार्ट आईवे में है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी यानी नागरिकों की जिम्मेदारियां हैं। चलिए अब एंड में कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। पहला, साल 1993। ये वो साल है जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हुआ। इसी कानून ने एनएचआरसी और एसएचआरसी की नींव रखी। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा, सेक्शन 12 1993 के एक्ट का ये सेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एनएचआरसी के फंक्शंस और पावर्स के बारे में बताया गया है। सीधा सवाल आ सकता है इससे। और तीसरा, नंबर 30। ये क्या है? ये 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में टोटल आर्टिकल्स की संख्या है। ये डॉक्यूमेंट आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो हमने अभी तक समझा उसकी शक्तियों और सीमाओं को देखते हुए, क्या एनएचआरसी सच में एक वॉचडॉग है, एक प्रहरी है, या फिर बस एक टूथलेस टाइगर? इस पर सोचना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करेगा।